नमस्कार दोस्तों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है कर बुरा हो भला। पिछले भाग में आपने देखा शंकर भगवान की कृपा से एक किसान के घर बाकीलाल का जन्म हुआ। पर बाकीलाल बचपन से शरारती प्रवृत्ति का था। उसने शरारत शंकर भगवान से ही कर दी। शंकर भगवान क्रोध होकर उससे श्राप दिया, पर काफ़ी विनती करने पर बाकीलाल की माँ ने शंकर भगवान को मना लिया। पर उन्होंने कहा, मेरा श्राप वापस तो नहीं जा सकता, पर बाकीलाल जो भी शरारत करेगा पर उसको इसका लाभ ही मिलेगा। अब आगे, यदि मैं महाराज से कह दूं कि यह लाते समय उनके मंत्री ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, तो महाराज तुरंत ही उसे मंत्री पद से हटा देंगे और उसकी जगह जो नया व्यक्ति मंत्री पद संभालेगा वह अपने मंत्री बनने का कारण मुझे मानेगा और फिर वह खुश होकर मुझे इनाम भी दे सकता है। क्या सोचने लगे बाकीलाल? यदि कोई बात मन में हो तो निसंशक कहो। हाँ, गुस्ताखी माफ़ हो महाराज, पर यह सच है कि मुझे यहाँ किसी कैदी की तरह लाया गया है। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो बाकीलाल? महाराज, दरअसल आज मेरी तबीयत कुछ खराब थी। यही बात बार बार मैं मंत्री धर्म सिंह से सामने दोहराता रहा, पर मेरी बात सुने बगैर मुझे अपमानित कर जबरन यहाँ लाया गया। क्या ऐसा बुरा व्यवहार राज अतिथि के साथ? ठीक है, हम धर्म सिंह से उसकी गुस्ताखी की सज़ा कल भरे दरबार में देंगे। दूसरे दिन राज दरबार में, धर्म सिंह, तुमने हमारी चेतावनी के बावजूद भी कल बाकीलाल को लाते समय उसके साथ दुर्व्यवहार किया। क्षमा महाराज, मेरे कई बार आग्रह करने के बावजूद भी यह हमारे साथ आने को तैयार न थे और बीमार होने का बहाना कर रहे थे, अतः विवश हो। खामोश धर्म सिंह, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। तुमने न केवल राज अतिथि का अपमान ही किया है बल्कि सजाज्ञा का उल्लंघन भी किया है। इसकी सजा के तौर पर हम तुम्हें इसी समय मंत्री पद से हटाते हैं। जो आज्ञा महाराज की। क्या हूँ, अब आया मज़ा। कमबख्त बाकीलाल से अकड़ता था, कह रहा था दरवाज़ा तोड़ दूंगा, जल्दी से तैयार होकर हमारे साथ चलो, नहीं तो हम जबरन तुम्हें ले चलेंगे। बड़ा आया मंत्री कहीं का। पर तभी उसका ध्यान राजा की तरफ गया, जो उस समय बेहद चिंतित नजर आ रहे थे। गुस्ताखी माफ महाराज, आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। हाँ बाकीलाल, हम धर्म सिंह से वफादार बुद्धिमान मंत्री को भरे दरबार में अपमानित कर पद से हटाने से बहुत दुख हुआ है। उफ, अब मैं इतना जिम्मेदारी भरा पद किसे सौंपूं? धर्म सिंह, तुमने हमारी चेतावनी के बाद क्यों ऐसी गलती की जिसे हम चाहकर भी क्षमा नहीं कर सकते थे? तभी विक्रम सिंह के राज का विशेष सलाहकार हंसमुख बोला, महाराज की जय हो। आपको इस विषय में ज़्यादा सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। तुम नहीं जानते हंसमुख, यह हमारी आप में एक बहुत ही गंभीर मामला है। जाने मुझे क्यों ऐसा महसूस होता है कि मैंने धर्म सिंह के साथ अन्याय किया है। आपने कोई अन्याय नहीं किया महाराज, बल्कि आपने राजा अतिथि के साथ बुरा बर्ताव करने वाले को उचित दंड देकर धर्म का पालन किया है। पर अब मंत्री पद के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश की जाए। जो समस्या है महाराज, इसका हल मेरे पास है। अभी कुछ ही दिन पहले अपनी शिक्षा दीक्षा संपूर्ण कर धर्म सिंह का भाई करम सिंह लौटा है। महाराज, उसे कोई तो जगह राजमहल में देनी ही थी। क्यों? ओह बकाई, इस समय तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। करम सिंह को मंत्री बनाने के बाद मेरा मन से धर्म सिंह को मंत्री पद से हटाने का बोझ कुछ हद तक हल्का हो जाएगा। थोड़ी देर बाद विशालगढ़ का नया मंत्री धर्म सिंह का भाई करम सिंह था। राजा विक्रम सिंह जिंदाबाद, मंत्री करम सिंह जिंदाबाद। बेटा बाकी अब तेरी खैर नहीं, क्योंकि अब धर्म सिंह का भाई मंत्री है और वह अपने भाई की बेइज्जती का बदला तुझसे अवश्य लेगा। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? उसके दिमाग में एक नया विचार आया। वाह वाह, जय जयकार हो महाराज की। महाराज का न्याय प्रियता के विषय में जितना सुना था उससे भी अधिक न्यायप्रिय पाया। आपकी जय हो महाराज की जय। क्या मतलब बाकीलाल, तुम कहना क्या चाहते हो?
गुस्ताखी माफ़ हो महाराज, दरअसल मैं आपकी न्यायप्रियता की काफ़ी चर्चा सुनी थी और इसलिए मैंने यह झूठ बोला था कि मुझे लाते समय मंत्री ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। मैं आपके न्याय के अंदाज को देखना चाहता था। उफ बाकेला, ये तुमने मेरी और मेरे न्याय की बहुत कठोर परीक्षा ली है। तुम नहीं जानते, तुमने निर्दोष धर्म सिंह पर अनजाने में ही नहीं पर किया तो अत्याचार ही है। तो क्या हुआ महाराज, आप उन्हें फिर से मंत्री का कार्यभार सौंप दें। नहीं, यह संभव नहीं, क्योंकि अब हम मंत्री का पद उसके छोटे भाई को दे चुके हैं और अब अकारण ही हम उसे इस पद से नहीं हटा सकते। वह क्या न्यायप्रियता है। ओ, अब धर्म सिंह के साथ हम क्या न्याय करें। तभी उसका विशेष सलाहकार हसमुख एक बार फिर सामने आया। महाराज की जय हो, आपको इस बार जरा भी चिंतित होना नहीं चाहिए। महाराज, हमारे महामंत्री आज 1 माह बाद सेवा मुक्त होने वाले हैं। उनकी उम्र 70 वर्ष होने से सिर्फ 1 माह बाकी है और वह इस समय बीमार हैं, इसलिए उन्होंने दरबार से 1 माह का अवकाश भी ले रखा है। तुम कहना क्या चाहते हो हसमुख। यही कि अपने पूर्व मंत्री धर्म सिंह इस योग्य हैं कि उन्हें इस राज्य के महामंत्री का कार्यभार सौंप दिया जाए। बकाई हसमुख, हम सबसे समय पहले पर सुझाव देते रहे हो और आज भी यह तो मेरा कर्तव्य है महाराज। फिर थोड़ी देर बाद जब धर्म सिंह को महामंत्री का पद सौंपा जा रहा था, राजा विक्रम की जय, महामंत्री धर्म सिंह की जय। हे भगवान, जान बची तो लाखों पाए। और उसी रात बाकीलाल जब विशालगढ़ राज्य की अतिथिशाला में अभी सोने की तैयारी ही कर रहा था कि तभी महामंत्री धर्म सिंह अपने भाई मंत्री करम सिंह के साथ वहां पहुंचे। बाकीलाल जी, आप बकाई बहुत ही महान हैं। जी ऐसी कोई बात नहीं है जी। खैर जाने दीजिए, किसी भी महान व्यक्ति को अपने मुंह पर अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती, पर आप हम दोनों भाइयों की तरफ से यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। और बाकीलाल मन ही मन अपनी पीठ ठोक रहा था। शाबाश बाकी, किस्मत हो तो तेरी जैसी। फिर तभी से बाकीलाल विशालगढ़ के राजमहल में राजा अतिथि के रूप में गहरी मौज मस्ती छान रहा था। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन है। और यह मिठाई, मज़ा आ गया शाही पकवान का। किंतु बाकीलाल अभी शाही पकवानों का पूरा स्वाद भी न ले पाया था कि वहाँ एक दिन बुरी तरह बौखला गया। यह कि उस दिन महाराज विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था और बाकीलाल राजा अतिथि के रूप में विशेष सिंहासन पर बैठा दरबार में चल रही कार्रवाई देख रहा था कि तभी दरबार में एक पहरेदार ने प्रवेश किया। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या कहना चाहते हो। महाराज, उधमपुर के राजदूत पधारे हैं। वे अपने महाराज का आपके लिए संदेश लाए हैं। राजा की आज्ञा पाकर द्वारपाल उधम सिंह के राजदूत को सम्मानपूर्वक दरबार में ले आया। आइए राजदूत जी, विराजिए, कहिए कैसे आना हुआ। विशालगढ़ के महाराज की जय हो। हमारे महाराज ने आपके लिए लिखित संदेश भेजा है। महामंत्री धर्म सिंह के दस्तावेज राजदूत के हाथ से लेकर महाराज की तरफ बढ़ाया। महामंत्री जी, इसे आप भी भरे दरबार में पढ़कर सुनाएं। जो आज्ञा महाराज। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को सूचित किया जाता है कि हम यानी उधमपुर के राजा उधम सिंह आपको चेतावनी देते हैं कि आप स्वेच्छता से अपने राज्य को हमारे अधीन स्वीकार कर लें। इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आप इस युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। राजा विक्रम सिंह एक स्वाभिमानी राजा थे, अतः खबर सुनकर उनका खून खौलने लगा। राजदूत, जाओ और उधम सिंह कहो हमसे युद्ध भूमि में मुलाकात करने के लिए तैयार रहें। जो आज्ञा महाराज, मैं चलता हूँ। इसी के साथ राजदूत दरबार से बाहर निकल गया। और उसके जाते ही सेनापति, जी महाराज, आप युद्ध की तैयारी प्रारंभ करें। तभी महामंत्री चिंतित सा बोला, महाराज, उधम सिंह के राजा उधम सिंह के पास हमारी सेना के मुकाबले दुगनी सेना है। हम जानते हैं महामंत्री, और सच पूछो तो हम जरा भी युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, पर हम किसी भी प्रकार से अपने आत्मसम्मान और अपनी प्रजा के ऐं पर चोट नहीं होने देंगे।
अतः यह युद्ध एक तरह से हमारी मजबूरी है। बस यही कारण था कि बाकीलाल मन ही मन डर गया। बेटा बाकीलाल, भाग ले यहाँ से। तेरी मौज मस्ती के दिन अब खत्म हुए और अब यह बात युद्ध की चल रही है। और अपने राजा विक्रम सिंह की सेना भी विपक्ष के मुकाबले में आदी है। अतः बेटा भलाई इसी में है कि तू महाराज से विदा ले और यहाँ से फूट ले। और मन में आए इस विचार के साथ ही बाकीलाल किसी गहरी सोच में डूबे महाराज से बोला, अच्छा महाराज, अब मुझे इजाज़त दें। क्या मतलब बाकीलाल? बस महाराज, मुझे काफ़ी दिन हो गए घर से निकले, अब मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। ओ तुम्हारी इच्छा बाकीलाल, पर इतना जरूर कहूँगा कि यदि तुम भी इस युद्ध में हमारे साथ रहते तो शायद तुम्हारी बुद्धि और सुझाव से हमारी सेना को कुछ लाभ पहुँचता। वो महाराज, मैं चलता तो जरूर, पर इससे पहले कि बाकीलाल अपनी बात पूरी करता या कोई नया बहाना बनाता, महामंत्री ने हस्तक्षेप किया। चाहे जो भी हो बाकीलाल जी, इस समय तो आपको हमारे महाराज की बात मानकर अपने देश की, अपने राज्य की जनता का पूरा सहयोग करना चाहिए। जी जी ठीक है, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही होगा। हाँ हाँ महामंत्री जी ठीक कहते हैं बाकीलाल जी। और इसी की साथ दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। बाकीलाल की जय हो, महाराज विक्रम सिंह की जय हो। साले जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेल रहे हैं और बाकीलाल की जय कर रहे हैं। फिर ठीक 12वें दिन उधमपुर और विशालगढ़ की सेनाएं रणभूमि में पूरब और पश्चिम के छोरों से आ डटी। तीसरे दिन युद्ध का बिगुल बजना था और ना चाहते हुए बाकीलाल विवश था युद्ध के मैदान में। हे भगवान, अब क्या होगा? प्रभु रक्षा करना मेरी, मैं अभी मरना नहीं चाहता। पर साथ ही बाकीलाल अपनी उल्टी खोपड़ी में किसी ऐसी योजना के ताने बाने बुनने लगा जिससे उसकी जान इस जंजाल से बच सके। इस गले पड़ी मुसीबत से किसी तरह बच निकला बेटा बाकी, वरना तू मारा जाएगा। पर कैसे निकला जाए इस मुसीबत से? तभी एक चुटकी बजाकर उछल पड़ा, वो मारा पापड़ वाले को। फिर अपनी उल्टी खोपड़ी में आई भयानक योजना को कार्य रूप देने के लिए वह सबसे पहले जमाल गोटा ढूंढने चल पड़ा। वह क्या योजना आई है अपने शानदार भेजे में। और दूसरे दिन सुबह भंडारे में जाकर उसने मौका देखा और फिर सैनिकों के लिए बन रहे भोजन में उसने जमाल गोटा मिला दिया। पर वह इस बात से बेखबर था कि एक सैनिक ने उसे पकड़े भोजन में कुछ मिलाते हुए देख लिया था। अरे ये बाकीलाल जी दबे पांव भंडारे में क्यों जा रहे हैं? अरे ये तो भोजन में कुछ मिला रहे हैं, पर क्या? पर बाकीलाल ने भोजन में क्या और क्यों मिलाया यह वह नहीं समझ सका। दस्त लगने का एक औषधि होती है जमाल गोटा। अपनी योजना का प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूरा होकर बाकीलाल ने चैन की सांस ली। अब आएगा मज़ा। जैसे ही सैनिक भोजन करेंगे तो उन्हें दस्त हो जाएंगे। फिर सारे सैनिक अपना अपना पेट पकड़े लोटा हाथ में लिए जंगल की तरफ दौड़ेंगे। फिर जल्दी सैनिकों की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि ये लोग युद्ध की कतई काबिल नहीं रहेंगे। मैं चुपके से मौका देखकर यहाँ से खिसक जाऊँगा और उधम सिंह के राजा उधम सिंह के खेमे में जाकर उन्हें यहाँ की सारी स्थिति समझा दूंगा। और अब उधम सिंह की सेना शीघ्र ही आक्रमण कर देगी और फिर आनन फानन बिना किसी खास कठिनाई के उधम सिंह की सेना विजय प्राप्त कर लेगी। और फिर उधम सिंह के राजा मेरे इस कारनामे से प्रसन्न होकर मुझे ढेर सारा इनाम देंगे। मना कर रहा था राजा विक्रम सिंह से कि मुझे युद्ध के मैदान में ना ले चलो, पर वे मुझे मरवाने के लिए यहाँ लाए थे। अब पता लगेगा कि बाकीलाल किस हस्ती का नाम है। ही। उधर बाकीलाल यानी नमक हराम मन ही मन कल्पना के महल बना रहा था और इधर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सैनिक की पहली टुकड़ी भोजन करने लगी। और जैसे ही सैनिक भोजन करके उठे, भोजन में मिले जमाल गोटी ने अपना असर दिखाया। उफ, ये अचानक पेट में दर्द क्यों होने लगा? हाय। और अगले ही क्षण भोजन कर चुके सारे सैनिक हाथों में लोटा लिए जंगल की तरफ भागे।
और जब सैनिकों की दूसरी टुकड़ी ने भी भोजन किया तो उसका भी यही हाल हुआ। इसी तरह एक एक करके 5,000 सैनिकों की 5 टुकड़ियां ने भोजन कर लिया और फिर 5 टुकड़ियों के सैनिक अपना अपना पेट पकड़े लोटा हाथ में लिए जंगल की तरफ भागे। और फिर थोड़ी देर बाद हालत यह थी कि सैनिक जंगल पानी से निवृत्त होकर आते, अपने हाथ मुंह धोते और फिर तुरंत ही लोटा हाथ में लिए जंगल की तरफ भागते। कुछ ही देर में सैनिकों के चेहरे इस कदर मुरझा गए थे कि वह वर्षों के पुराने रोगी नजर आने लगे। मेरा तो सिर चकरा रहा है, मुझसे अब और नहीं चला जाता। महाराज विक्रम सिंह के खेमे में। महाराज की जय हो। महाराज, हमारी सारी सेना को एक एक दस्त भयानक बीमारी लग चुकी है। सब बुरी तरह परेशान हैं। कहो जवान, क्या कहना चाहते हो? क्या यह तुम क्या कह रहे हो जवान? महाराज, मैं ठीक कह रहा हूँ। और अपनी बात पूरी करने से पहले ही सैनिक अपना पेट पकड़कर बाहर की तरफ भागा। और इस सूचना से साथ ही महाराज विक्रम सिंह के छक्के छूट गए। हो हे ईश्वर, यह तूने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया। मैं क्या करूं भगवान? अब क्या होगा? पराजय तो पहले ही निश्चित थी, पर इस तरह जिल्लत भरी पराजय, हे भगवान। फिर कुछ सोचकर महाराज ने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री जी, हमें पता लगा है कि हमारी पूरी सेना में दस्त की भयानक बीमारी फैल चुकी है। आप अभी जाकर इस बीमारी का कारण पता लगाइए। जो आज्ञा महाराज। बीमारी का कारण जानने के लिए महामंत्री सैनिकों के खेमे में पहुंचे और पूछताछ करने लगे। जल्दी इस पूछताछ का नतीजा सामने आया और वह सैनिक जिसने बाकीलाल को भोजन में कुछ मिलाते देखा था, डरता हुआ सामने आया। जी हजूर, मैंने सुबह भंडारे में बाकीलाल जी को भोजन में कुछ मिलाते देखा था। क्या बात है जवान, डरो नहीं। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। क्या तुम बकते हो जवान? भला बाकीलाल जी भोजन में कुछ मिलाने लगे? क्षमा करें हजूर, मैं सच कहता हूँ। ओ भला, ये सैनिक क्यों झूठ बोलने लगा? मेरी तो समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ? मुझे तो सिर्फ इस बात की खबर महाराज को कर देनी चाहिए। तुरंत ही महामंत्री ने ये बात महाराज को बताई और पूरी बात सुनने के बाद, यह आप क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? नहीं, यह नहीं हो सकता। पर महाराज, उस सैनिक ने खुद बाकीलाल को तैयार हो रहे भोजन में कुछ मिलाते देखा है। समझ नहीं आता, भला बाकीलाल भोजन में क्या गड़बड़ी कर सकता है और उससे क्या लाभ? महाराज, मेरे ख्याल से तो पहले राजवेद से भोजन का परीक्षण कराया जाए ताकि आगे सही निर्णय लिया जा सके। जैसा चाहो वैसा करो महामंत्री जी, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता, आखिर हो क्या रहा है। महामंत्री ने वही राजवेद को बुलवाया और साथ ही भंडारे से थोड़ा सा भोजन भी। वेद जी, आप इस भोजन का परीक्षण करके बताइए, इसमें कुछ मिला हुआ है तो नहीं है? अभी लीजिए हजूर। फिर वेद जी वो भोजन लेकर अपने खेमे में आए और तरह तरह से उसका परीक्षण करने लगे। और राजवेद ने जल्दी भोजन में मिले जमाल गोटे का रहस्य जान लिया। ओ, भोजन में तो जमाल गोटा मिलाया गया है। मुझे तुरंत ही इस बात की सूचना महाराज को देनी चाहिए। फिर हजूर, इस भोजन में जमाल गोटा बहुत अधिक मात्रा में मिलाया गया है। क्या? ओह नीच कमीने बाकीलाल, हम तुझे ऐसी सज़ा देंगे कि महामंत्री जी, फौरन बाकीलाल को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज की। उधर बाकीलाल भागने की फिराक में था। अब मेरा यहाँ का काम पूरा हुआ, मुझे अब यहाँ से भाग निकलना चाहिए और फिर यहाँ की पूरी स्थिति की जानकारी ऊधम सिंह के राजा को देनी चाहिए। पर अभी बाकीलाल भागने की तैयारी ही कर रहा था कि खबरदार बाकीलाल, भागने की कोशिश मत करना। सैनिकों, पकड़ लो इसे। क्या क्या क्या? क्यों? सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर बाकीलाल को दबोच लिया। इस हरकत का मतलब महामंत्री जी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? बाकीलाल, तुम्हारी पोल खुल चुकी है। तुमने केवल हमारे महाराज से नमक हरामी की है, बल्कि पूरे राज्य के साथ गद्दारी की है।
यही नमक हरामी कि तुमने भोजन में जमाल गोटा मिलाकर हमारी सारी सेना को लगभग नकारा कर दिया। एक प्रकार से तुमने हमें जीते जी मार डाला है दुष्ट। अपनी पोल खोलते देख बाकीलाल बुरी तरह घबरा गया, किंतु किसी तरह अपने होशो हवास पर काबू करके बोला, ये आप किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं महामंत्री जी? आप नहीं जानते हम विशालगढ़ राज्य की राजअतिथि हैं। मैं आपकी ज्यादतियों की शिकायत महाराज से करूंगा। धोखेबाज, याद रख, तुझे भोजन में जमाल गोटा मिलाते हुए जिस सैनिक ने देखा था खुद उसने शिकायत महाराज से की है और महाराज के हुक्म में से ही तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ। बेटा बाकी अब तेरी पोल खुल गई, अब तेरी पोल खुल चुकी है और अब महाराज तुझे सिर्फ एक ही सज़ा देंगे, मौत, मौत, सिर्फ मौत। मुझे माफ़ कर दीजिए हजूर। खामोश नमक हराम, सैनिकों ले चलो इसे बांधकर महाराज के सामने। महामंत्री ने बाकीलाल को महाराज के सामने पेश किया। बोल दुष्ट, क्योंकि तूने ऐसी नीच हरकत, बता, बोल दुष्ट, बोल। वो माफ़ी, रहम महाराज, रहम। खामोश नीच, तूने हमारे साथ ही नहीं बल्कि अपने देश, अपने साथियों के साथ गद्दारी की है। हम तुझे कभी माफ़ नहीं कर सकते। महाराज मुझे। चुप हो जा मक्कार। महामंत्री जी, आप इस फौरन मेरी आंखों के सामने से हटा दीजिए। कल युद्ध प्रारंभ होने से पहले हम खुद अपने हाथों से इसका गला काटेंगे। यही इसकी सज़ा है। रहम मालिक, रहम। महाराज, सैनिकों ले जाओ इसे। नहीं नहीं। फिर सैनिक बाकीलाल को घसीटते हुए वहाँ से ले गए। इधर उधम सिंह के राजा उधम सिंह के खेमे में उधमपुर के बुद्धिमान जासूस पोपटलाल और चौपटलाल अपने राज्य उधम सिंह के सामने से झुकाए खड़े थे। इसमें कोई शक नहीं कि आप दोनों विलक्षण सूझबुद्धि वाले हैं। यह कहा जाए कि आप दोनों हमारी सेना के रीढ़ हैं तो कोई अतियोर नहीं होगा। महाराज, यह तो आपका बड़प्पन है, वरना हम किस काबिल हैं? वह आप दोनों लाई गई दुश्मन सेना की गुप्त जानकारी ही है, जिसकी बदौलत हमने कई देशों में बड़ी सरलता से विजय प्राप्त की है। और आज भी हम चाहते हैं कि आप दोनों फौरन यहाँ से जाकर किसी प्रकार विशालगढ़ की सेना का जायजा लें और शाम तक अपनी जानकारी हमारे सामने पेश करें। आज्ञा का पालन होगा अन्नदाता। फिर जासूस पोपटलाल चौपटलाल अपने राजा की आज्ञा अनुसार चल पड़े विशालगढ़ की सेना की स्थिति का जायजा लेने। और कुछ दूर आगे चलने के बाद, भाई पोपट, वो देखो सामने विशालगढ़ की सैनिक। नहीं चौपट, वे शायद नित्य कर्मों से निपटने जंगल जा रहे हैं। देख नहीं रहे उनके हाथों में लोटे हैं? हाँ भाई चौपट, वो तो इधर ही आ रहे हैं। क्या हम दोनों उनकी नज़र में आ गए हैं? हाँ भाई चौपट, तुम ठीक कहते हो। और सुनो, मेरे दिमाग से जासूस की एक सरल और नई युक्ति आई है। क्या? क्यों ना हम दोनों यहाँ किसी पेड़ पर चढ़कर आराम से बैठें। पोपट भाई, हम यहाँ दुश्मन देश की सेना की स्थिति का जायजा लेने आए हैं, ना कि पेड़ पर चढ़कर आराम करने। चौपट भाई, बात को समझने का प्रयत्न करो। देखो, दुश्मन देश का प्रत्येक सैनिक नित्यक्रम से निपटते ही इधर से होकर जंगल जाएगा और हम यहीं पेड़ पर चढ़े अनुमान लगा लेंगे कि दुश्मन देश के सैनिकों की संख्या कितनी है। मान गए भाई चौपट, तेरे दिमाग का क्या धांसू आइडिया आया है तेरे भेजे में। फिर देर किस बात की प्यारे, चढ़ लो इस बरगद के पेड़ पर। ठीक है, चलो। फिर दोनों जासूस सामने खड़े विशाल बरगद के पेड़ पर चढ़ गए और सामने से जंगल पानी के लिए जा रहे विशालगढ़ के सैनिकों की गिनती करने लगे। और कुछ ही देर बाद, चौपट, तुम्हारे अनुमान से अब तक कितने सैनिक निवृत्त होकर वापस जा चुके होंगे? यही करीब 25-50 हजार सैनिक। और हमारा अनुमान क्या था? यही कोई 40-45 हजार सैनिक। पर यह तो 50-55। तुम कहना क्या चाहते हो? यानी कि हम अभी बहुत बड़ी गलती फहमी में थे। यही कि हमारी पुरानी जानकारी कितनी गलत थी
और सुनो, सैनिक अभी अभी आते ही जा रहे हैं। यह वही समय था जब विशालगढ़ के सैनिक दस्त की भयंकर बीमारी लगी हुई थी और वह बार बार लोटा हाथ में उठाए जंगल की ओर भाग रहे थे और पेड़ पर चढ़े चौपट पोपट उन्हें नया सैनिक समझकर दुश्मन देश की सेना की संख्या के बारे में गलतफहमी में पड़ गए थे। सैनिक निरुत्तर आते रहे और यह देख जासूस पोपटलाल और चौपटलाल के चेहरे पर पसीना चमकने लगा। भाई चौपट, विशालगढ़ के महाराज के पास इतनी बड़ी सेना, ताज्जुब है। तुम शायद ठीक कहते हो, इसमें ताज्जुब की क्या बात है भाई पोपट। पड़ोसी देश के राजाओं ने गुप्त मदद की होगी, राजा विक्रम सिंह की। तुम्हारे ख्याल से अब तक कितने सैनिक नित्यक्रम से निर्वत होकर जा चुके हैं? लगभग 2 लाख। और हमारे महाराज अपनी 70,000 की सेना को विशालगढ़ की सेना के मुकाबले दुगना समझ रहे हैं। चौपट भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हमारे महाराज को इस गलतफहमी में बहुत बड़ी पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। तो चौपट भाई, हमें क्या, हमारे महाराज हारे या जीते? अरे भाई, हम जासूस हैं। हमारा काम है दुश्मन देश की सैनिक जानकारी प्राप्त करना और प्राप्त जानकारी अपने राजा के सामने पेश करना। तुम शायद ठीक कहते हो भाई पोपट। आओ हम यह गर्मा गर्म खबर फौरन अपने महाराज को दें। चल भाई चौपट। फिर थोड़ी देर बाद पोपट चौपट अपने महाराज ऊधम सिंह के सामने थे। अन्नदाता गुस्ताखी माफ। अन्नदाता, विशालगढ़ की सेना अपनी सेना के मुकाबले तिगुनी चौगनी है। ये तुम क्या कह रहे हो चौपट? अन्नदाता चौपट ठीक कह रहा है। हम लोगों ने अपनी आंखों से विशालगढ़ की विशाल सेना देखी है। क्या? जी हाँ अन्नदाता। अब आप ही उन देश की सेना की संख्या का अंदाज़ा लगाएं जिस देश के सैनिक एक बार में हजारों की संख्या में नित्यक्रम में निपटने के लिए जंगल जाते हैं और दूसरे उनके वापस आते ही दूसरी टोली आती है और यही क्रम सुबह से लेकर दोपहर तक चलता है। सैनिक फिर आ जाते हैं। ओह, पर हमारी जानकारी में तो विशालगढ़ की सेना इतनी बड़ी ना थी। इधर अपने खेमे में विशालगढ़ के महाराज और महामंत्री बेहद चिंतित थे। एक पहरेदार उसके सामने पहुंचकर बोला, महाराज की जय हो। आपने ऊधम सिंह के राजदूत और 2 जासूस मिलना चाहते हैं, पर क्यों? जाओ उनसे जाकर कहो कि हर हालत में उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, परिणाम चाहे जो भी हो। तभी महाराज की जय हो। बिना आज्ञा अंदर आने के लिए दुष्टता क्षमा करें, पर हमने कह दिया ना कि युद्ध अवश्य होगा। किंतु हमारे महाराज ने तो खुद अपनी पराजय स्वीकार कर ली, आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और आपके लिए संधि पत्र भेजा है। इस पत्र को तुम ही पढ़कर सुनाओ। क्या लिखा है तुम्हारे महाराज ने? जी महाराज। राजदूत ने पत्र पढ़ना शुरू किया। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को ऊधम सिंह के राजा ऊधम सिंह को प्रणाम। आगे पत्र भेजने का कारण हमें मालूम नहीं था कि आप हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आप हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। हम बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। आशा है कि आप बढ़ा हुआ हाथ थामकर राजा का मान करेंगे। आपका ऊधम सिंह। और पत्र समाप्त होते ही, ओह, पर यह अचानक तुम्हारे महाराज को कैसे पता लगा कि हम लोग आपकी अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली हैं? जी महाराज, दरअसल हमारे महाराज को आपकी विशाल सेना का पता लग गया था। पर कैसे? हम समझे नहीं। हमारी विशाल सेना? इस बारे में मैं आपको सेना का योग्य और कुशल जासूस पोपट और चौपट ही बता सकते हैं। वो महाराज, हमने अपने महाराज की आज्ञा पर आपकी सेना की टोली और फिर पोपट और चौपट राजा विक्रम सिंह को बताते चले गए कि किस तरह उन्होंने बार बार लोटा हाथ में उठाए जंगल में आते जाते सैनिकों को देखकर उसकी विशाल सेना के बारे में अंदाज़ा लगाया था। पूरी बात सुनने के बाद राजा विक्रम सिंह गहरे सोच में पड़ गए। फिर बोले,
अपने महाराज से आप लोगों को कहें कि हमें उनकी मित्रता स्वीकार है। महाराज विक्रम सिंह की जय हो। इसी के साथ वे तीनों खेमे से बाहर निकल गए और उनके जाते ही तो महामंत्री जी, इसका मतलब बाकीलाल ने हमारी इज्जत बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में जमाल गोटा मिलाया था। जी महाराज, लगता है भोजन में जमाल गोटा मिलाना बाकीलाल की पूर्व नियोजित योजना थी। वह क्या शानदार बुद्धिमत्ता पूर्ण योजना बनाई बाकीलाल ने। हाँ महाराज, और अनजाने में हमने कितना बुरा सलूक किया बाकीलाल के साथ। वह तो बेचारा बार बार अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, हमने उसे कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया। महामंत्री जी, हमें तुरंत उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी के साथ महाराज और महामंत्री बाकीलाल से मिलने चल पड़े और उधर कैद में पड़े बाकीलाल का बुरा हाल था। हे ईश्वर, अब क्या होगा? अब तो मेरी मौत निश्चित है, पर मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा ले भगवान, हे प्रभु। तभी बाकीलाल की खुली आंखों के सामने एक भयानक स्वप्न घूम गया। महाराज, मार डालो इस दुष्ट को, पापी को। क्षमा महाराज, क्षमा, मुझे दुष्ट देश के दुश्मन को हम कभी क्षमा नहीं कर सकते। इसी के साथ राजा विक्रम सिंह का हाथ लहराया और नहीं, और उसकी चीख सुनकर महाराज, जो बाकीलाल के पास ही आ रहे थे, दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे। बाकीलाल, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रहे थे? हाँ महाराज, मुझे मत मारो, मुझे क्षमा करें। और फिर आंसू बहाता हुआ बाकीलाल महाराज के पैरों में गिर पड़ा। प्राणदान महाराज, क्षमा महाराज, मैं। अरे ये क्या करते हो बाकीलाल? माफ़ी तो हम खुद तुमसे मांगने आए हैं। बाकीलाल महाराज की बात सुनते ही बाकीलाल के दिमाग में एक झटका लगा। बाकी बेटा, तू कुछ मत बोल, बस चुपचाप इनकी बातें सुनता रहे और देख आगे क्या होता है। हाँ बाकीलाल, तुम्हारी दूरदर्शिता और चतुराई से हम पर आई मुसीबत टली है, और हम नहीं मालूम था कि भोजन में जमाल गोटा मिलाना तुम्हारी बुद्धिमत्तापूर्ण योजना का अंग है क्या? और बाकीलाल जी, हमने आप पर गलत संदेह कर आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया, हमें क्षमा कर दीजिए। विशालगढ़ की सेना को जब बाकीलाल की यह योजना बताई गई तो सभी बाकीलाल की जय जयकार कर रहे थे। क्या सोचने लगे बाकीलाल, क्या आपने अभी तक हमें क्षमा नहीं किया? हाँ जी महाराज, कृपया आप मुझे शर्मिंदा ना करें। बकाई क्या चाल सोची थी बाकीलाल जी ने? बाकीलाल जी ने हमारे पेट को थोड़ी तकलीफ देकर हमारे प्राण और इज्जत दोनों का रक्षा की है। बाकीलाल की जय। फिर विशालगढ़ वापस पहुंचकर महाराज विक्रम सिंह ने बाकीलाल को सम्मानित करने के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। बाकीलाल जी, आज आपकी वजह से हमारे देश की इज्जत बरकरार है, जिसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं, और साथ ही आपकी बुद्धिमानी पर खुश होकर हम आपको 2000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान करते हैं। जी महाराज, कमबख्त कितना कंजूस राजा है। अगर मेरी योजना सफल हो जाती तो उधम सिंह के राजा मुझे 2-4 गांव इनाम में दे देते। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, हर बार की तरह मेरी योजना की टांग टूट गई। इधर बाकीलाल अपनी किस्मत को रो रहा था और देशवासी उसके मन के विचारों से अनभिज्ञ उसे विशेष सम्मान भरी दृष्टि से देख रहे थे। बाकीलाल की जय। जय बाकीलाल। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी हम समाप्त करते हैं। कल फिर 3 बजे हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए विदा दोस्तों। जय हिंद।